बच्चे चलिए फिर अब आज फिर से हम लोग क्या करेंगे कि कुछ चुनिंदा क्वेश्चन उठाएंगे नीट के और उसे सॉल्व करेंगे। तो ये सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस माल्टोज। कि भाई दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जुड़ के एक डाइसैकेराइड बना रहे हैं, डेट इज माल्टोज बना रहे हैं। अगर फार्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 है तो बताइए माल्टोज का क्या फार्मूला बनेगा। तो देखिए आपको बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो 12th क्लास में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और 11th में आपने बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में पढ़ा होगा कि जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उनमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो अगर एक ग्लूकोज में C6H12O6 हैं तो दो ग्लूकोज में क्या होंगे, ठीक है, ये दो बार आएंगे। अब ये जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जुड़ने से क्या बना, C12H24O12। लेकिन जब भी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है तो बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किसका बना होता है, H2O, मतलब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो चलिए माइनस कीजिए। तो माइनस करने के बाद आप देखिए आंसर क्या आएगा। कार्बन के 12 मॉलिक्यूल रहेंगे, हाइड्रोजन के 2 कम हो जाएंगे 22 बन जाएंगे और ऑक्सीजन का एक कम हो जाएगा और 11 हो जाएंगे, डेट इज C12H22O11। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। और अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सेम, नेचुरली बात है वो ऑप्शन नंबर 2 है, C12H22O11। तो इतना आसान क्वेश्चन है, सिंपली आपको उन्होंने पहले बताया हुआ कि भाई इतने कार्बन के मॉलिक्यूल, इतना हाइड्रोजन के, इतने ऑक्सीजन के, आपने उसे डबल करना है, बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो आंसर आपके आगे है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दो स्टेटमेंट की फॉर्म में है। पहला कहता है कि रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। कि भाई स्पर्मिएशन एक प्रोसेस है जहाँ पे टेस्टिस से स्पर्म निकलकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आते हैं। बिल्कुल सही आंसर है इसका, मतलब ठीक स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट 2 कहता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि जब हम लोग स्पर्म बनाते हैं फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? अगर आपको याद हो तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस जब पढ़ा था, मैं यहाँ पे स्लाइड लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्पर्मेटिड बनता है और स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है, उसमें बदलाव आते हैं, तब उसका स्पर्म बनता है और उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटेलियोसिस कहते हैं। तो गलत क्या है कि उसने कहा कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनते हैं, लेकिन बेसिकली स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटेलियोसिस, राइट। तो चलिए हम लोग फिर से उस क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या उसके ऑप्शन है और क्या उसका आंसर हो सकता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो स्टेटमेंट 1 थी वो तो ठीक थी, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकोरेक्ट है। अब ऑप्शन में देखिए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकोरेक्ट। नहीं, स्टेटमेंट 1 तो ठीक थी। स्टेटमेंट 1 इज कोरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकोरेक्ट। बिल्कुल सही, क्योंकि पहली वाली स्टेटमेंट ठीक है लेकिन दूसरी वाली ठीक नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज इनकोरेक्ट, नहीं ये भी नहीं हो सकता। एंड बोथ स्टेटमेंट आर कोरेक्ट, तो ये भी नहीं है। तो ऑब्वियसली आपका सेकंड ऑप्शन बनता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये बेहद ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और इवन कोई भी लेमैन जो है इस क्वेश्चन को करने की जो है कैपेबिलिटी रखता होगा, प्रोवाइडेड उसे एक सिंपल सा फार्मूला आता हो जो मोस्टली किताबों में लिखा होता है। जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसका एक छोटा सा जनरलाइज फार्मूला रखते हैं, क्योंकि हमें भूल जाता है कि इसे कैसे याद रखें, किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस एटसेट्रा को। तो हम बोलते हैं कीप द पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सफ़र।
तो देखिए ऑप्शन कीप द पॉट, के फॉर किंगडम, ठीक, पी फॉर फाइलम, केक द पॉट क्लीन, देन उसके बाद आता है क्लास, अदरवाइज मतलब ऑर्डर, फैमिली, फैमिली का सेम रहेगा, गेट सफर, गेट जी से शुरू होता है मतलब जीनस, और सफर एस से शुरू होता है मतलब स्पीशीज। तो एज पर दिस आप ऑप्शन नंबर डी देखिए बिल्कुल सही बन रहा है। पहला वाला लेटर देखिए, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली, गेट सफर। तो इसमें इतना ज़्यादा है नहीं है, मतलब अगर तो आपने बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको ऐसे भी याद रहेगा। इन केस अगर आपने ये सेंटेंस भी पढ़ा होगा बुक में तो तब भी आप इस आंसर को टिक कर सकते हो। फिर आता है टैगमीना इन कॉकरोच एराइज फ्रॉम। तो बच्चे टैगमीना क्या होता है कॉकरोच में? कॉकरोच में 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, एक जो बाहर की तरफ शाइनिंग स्केलेटन जैसा जो विंग होता है उसे टैगमीना कहते हैं, उसके पीछे मेम्ब्रेनस विंग होता है, बड़ा पतला सा मेम्ब्रेन लाइक विंग होता है। तो कहता है जो टैगमीना है वो कहाँ से राइज होता है? तो बच्चे वो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, मिजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, प्रोथोरेक्स एंड मिजोथोरेक्स एंड प्रोथोरेक्स। तो बेसिकली इस कॉकरोच के थोरेसिक रीजन के 3 सेगमेंट होती है, प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। मिजोथोरेक्स से टैगमीना निकलता है और मेम्ब्रेन लाइक जो है वो मेटाथोरेक्स से निकलती है। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा मिजोथोरेक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बेहद सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये, जो आप आराम से इसे कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स एंड हेल्थियर फैट इज कॉल्ड एज बायोरेमिडेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, बायो अक्मुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। ये आपका यूनिट 4 का बॉटनी में से ये टॉपिक लिया गया है। एनी बड़ा इजी है ये। आप इस क्वेश्चन को आराम से तभी कर सकते हैं अगर आपको इन चारों टर्म्स का पता है। सबसे पहले बता देता हूँ बायो रेमिडेशन क्या होता है। इसमें हम लोग जो खुद से बनाए हुए या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, ठीक, जो क्या करते हैं पोल्यूटेड इन्वायरमेंट से डील करने में हमें हेल्प करते हैं। कि समंदर में कोई तेल वगैरह गिर गया हुआ, पोल्यूशन हो गया हुआ है, हम उसको छोड़ेंगे सीडोमोनास वगैरह को जो उसे ख़त्म कर देगा। बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि जब हम लोग वाइटामिन मिनरल्स वगैरह प्लांट को देते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। बायो एक्युमुलेशन क्या होता है कि आप लोग कोई डाइट खा रहे हो या कोई भी एनिमल कोई डाइट खा रहा है तो उसकी डाइट में हानिकारक चीज़ें हैं, चाहे मरकरी है, कैडमियम है, जो कि शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो जब भी वो खाना खाता है वो उसकी बॉडी के अंदर लगातार एक्युमुलेट हुए जा रहा है थ्रू आउट द लाइफ, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर थ्रू आउट द लाइफ कितना ज़्यादा एक्युमुलेट हो चुका है। और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन एक फूड चेन की तरह होती है कि फ़िश के अंदर वो हानिकारक चीज़ आई थी, उसके मसल में जमा हो गई, फ़िश को बड़ी फ़िश ने खाया तो उसकी बॉडी में चली गई, और बड़ी फ़िश को इंसानों ने खाया तो इंसानों के अंदर चली गई, और ये लगातार एक्युमुलेट होता जाए नॉट ओनली इन द सिंगल ऑर्गेनिज्म बट पूरी फूड चेन में, तो उसे बायो एक्युमुलेशन कहते हैं। तो होपफुली आपको इन चारों टर्म्स का पता चल गया होगा और बेस्ड ऑन दैट आप सिंपली बता सकते हो कि ये कौन सा ऑप्शन बनता था। ऑफ कोर्स बायो फोर्टिफिकेशन। फिर देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कहते हैं कि जो ड्रोसोफिला होती है लेबोरेटरी में, उसकी एक पॉपुलेशन है जिसमें 80 मेंबर थे, ठीक, उसमें से 8 ड्रोसोफिला जो है वो एक वीक में मर जाते हैं। तो बताइए कि कितने जो हैं उसके वो इंडिविजुअल मरे होंगे पर वीक में, ठीक है, मतलब आपने नेटेलिटी रेट निकालना है। तो उसका क्या फार्मूला होता है, कितने मर गए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो मर कितने गए हैं, ऑब्वियसली बात है 8,
टोटल कितने थे 80, 8 को 80 से डिवाइड कर लीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 0.1 दैट इज डी। ये तो सिंपल वे सिंपल है कि बर्थ रेट होती है डेथ रेट होती है तो उसका फार्मूला क्या होता है। ये भी आपका 4th यूनिट ईवीएस बॉटनी में से लिया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन जो जोलॉजी से स्पेसिफिक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द माइटोसिस। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम decontents at telophase. Splitting of centromere occur at anaphase. All the chromosome lie at the equator at metaphase. तो सुपरफिशियली देखने से ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट लगती है, लेकिन लिटरली ध्यान से अगर दो तो जो पहले वाली आपकी स्टेटमेंट है कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम, तो बच्चे क्लास में तो हम लोग पढ़ते हैं कि सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, लेकिन डायरेक्टली सेंट्रोमेयर के साथ नहीं होते। एक काइनेटोकोर प्रोटीन होता है सेंट्रोमेयर के ऊपर जिसके साथ ये अटैच होते हैं। दूसरा, सारे स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर या काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होते, कुछ पोलर भी होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी पहले वाली, बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस पेज में 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब चारों ऑप्शन का पता था। दूसरा एक मैथमेटिकली डिराइव था, वो भी आप कर सकते हो प्रोवाइडेड आपको फार्मूला आता हो। और तीसरा नेचुरली बात है नॉलेज बेस्ड है कि आपने कितनी डेप्थ से पढ़ा हुआ है। तो चलिए हम इसके आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो बच्चे ये तो मैंने क्लास में भी 100 टाइम बोला हुआ है, और इवन जो पहला इससे वीडियो बनाया उसमें भी बताया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये पुबर्टी के बाद शुरू होती है, लेकिन जो oogenesis की प्रोसेस है ये फीमेल के अंदर तभी शुरू हो जाती है जब वो माँ के गर्भ में होती है, डेट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो अगर तो हम बात स्पर्मेटोजेनेसिस की करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 आता प्यूबर्टी में। चूंकि ये oogenesis की बात चल रही है तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3 डेट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, है ना। तो देखिए हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है लिटरली और सॉल्व भी किया पिछले वीडियो में भी। बात होती है कि आप कितने अच्छे तरीके से कंटेंट को सुन रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन डाले हुए हैं, बिल्कुल सिंपल। सबसे जरूरी बात कि नीट में जो अहम रोल प्ले करता है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेशर को भूल जाइएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ कीजिएगा। जो आपने पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट पढ़ा हुआ है, बट आपने बस अपनी नॉलेज को यूज़ करना है अच्छे तरीके से और जल्दी में, क्योंकि टाइम स्पेसिफिक पेपर होता है। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है, इफ एडिनोसाइन मेक 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसाइन इन इट। कहता है कि अगर एडिनोसाइन 30% है तो बताओ बाकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी कितनी परसेंटेज होगी। तो बच्चे अगर आपने डीएनए को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे एक बात को याद रखा होगा कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयरिंग करता है और साइटोसिन हमेशा गुआनिन की। इसका मतलब जितने एडेनिन के मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उतने ही थायमिन के होंगे। अगर एडेनिन 30% है तो थायमिन भी क्या होगा 30%। तो बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखिए चारों में से T30 कहाँ पे है, तो थर्ड ऑप्शन पे है ना। तो एडेनिन 30% है तो थायमिन भी 30% ही होगा ना। तो 30 और 30 60 हो गया, तो बाकी में 20 ही रहा। तो ये भी इतना इजी क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपने अपनी नॉलेज को यहाँ यूज़ किया हो विदाउट हैविंग ए फोबिया ऑफ क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या पूछ लिया भाई, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो लिटरली देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल आर प्रेजेंट ऑन। तो देखिए ये तो हमने जो फर्टिलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा हुआ है, इवन जो मैंने यूट्यूब में डाला भी है, अब वहाँ भी जाएंगे तो आपको इसका आंसर आराम से मिल जाएगा कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ पर होता है। तो स्पर्म जब
ओवम के साथ जुड़ता है तो स्पर्म किस रिसेप्टर साइट के साथ जुड़ता है? ऑब्वियसली बात है जो ओवम के साथ डील करता हो, और ओवम के बाहर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर मतलब जो है उस वो कौन सी है? वो है जोना पैलुसिडा की। तो इसका आंसर है आपका 4th नंबर का ऑप्शन, जोना पैलुसिडा। आपने अगर वो पढ़ाया हुआ टॉपिक अच्छे से सुना हो, या इवन जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसे भी आराम से देखा हो ना, तो आप इस क्वेश्चन को मानोगे भी नहीं, ये तो आप झट से कर लोगे। एक और बेहद आसान क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस बाय। तो ये इतना आसान है कि मैं क्या कहूँ, ये आपने एंडोक्राइन ग्लैंड के टाइम पे भी पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे भी ये मैंने डील किया हुआ है। और आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम, यस, जो किडनी से डील है, उसमें भी ये पढ़ा हुआ है। तो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन हमेशा किडनी प्रोड्यूस करती है, और किडनी में भी कहाँ? जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल ऑफ द किडनी। ऑब्वियसली बात है पैनक्रियाज के अल्फा सेल नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ठीक, क्योंकि पैनक्रियाज जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन से डील करते हैं। फिर रोस्ट्रल एंड एडिनो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई दूर दूर भी नहीं है। द सेल ऑफ बोन मैरो का भी इससे कोई कंसर्न नहीं है, तो ये 4th वाला ऑप्शन ही बनता था। फिर विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। तो ये भी मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तो आपके साथ ये डील किया हुआ है। लेट्स सी, फिर से हम इसे देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है स्मूथ मसल से कंसर्निंग। स्मूथ मसल का हैव नो स्ट्राइएशन, ये तो ठीक है, स्मूथ मसल में स्ट्राइएशन नहीं होती, डेट इज बाय इसे नॉन स्ट्राइएटेड या अनस्ट्राइप्टेड मसल भी कहते हैं। दीज आर इन ब्लंटली मसल, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, बिकॉज आपके इंटेस्टाइन वगैरह या आपकी ब्लड वेसल जो है वो आपकी विल के अनुसार नहीं चलती। कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। देखिए इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो हमने कार्डियक मसल में पढ़ा था, नॉट द स्मूथ मसल। तो यही आपका 3rd वाला जो है वो इसका आंसर आता है। फिर देखिए मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में चीज़ें दी हुई हैं, 2 के साथ इसे जोड़िए। वॉलेट्स, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। अगर आपको पहले 2 बड़े टफ लग रहे हैं, वैसे तो ये हमने क्लास में पढ़े हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को भी आप देखोगे तो आप देखिए वासेक्टोमी में क्या होता है और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ठीक। तो ट्यूबेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, और वासेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, एपिडिडमिस को काट देते हैं। तो अगर आप सी को कहाँ जोड़ोगे, ये सी वाला जो पोर्शन है ये वास डेफरेंस को आएगा, रिमूवल ऑफ वास डेफरेंस सी का 2nd के साथ। डी का जो है ये 4th के साथ आएगा। तो एज सच अगर आप सिर्फ लास्ट के 2 भी जो आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वॉलेट जो होता है ये जुड़ता है नंबर 1 के साथ, बिकॉज इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द सर्विक्स। और दूसरा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये क्या करते हैं, फाइगोसाइटोसिस करवा देते हैं स्पर्म की विद इन द यूट्रस। तो बच्चे ये चारों ऑप्शन इतने ईजिली तरीके से दिए हुए हैं, इतने आसान तरीके से कि आप आराम से मैच कर सकते हैं। और हैरानगी की बात ये है कि लेट से अगर आपको ये पहले 2 ऑप्शन नहीं है तो तीसरा चौथा तो लेमैन भी जो है वो जानता होगा कि वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है। ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब, वासेक्टोमी मतलब वास डेफरेंस, ठीक है, पहले वर्ड ही मिलते जुलते लगते हैं। आगे वाला क्वेश्चन फिर से 12th से लिया गया, क्लास 12th का क्वेश्चन देखिए। द एडिनोसाइन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू। तो एडिनोसाइन डी अमाइनेज पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा, इसमें फिर से एक और क्वेश्चन है। तो ये हमने क्वेश्चन कहाँ पढ़ा हुआ था, जीन थेरेपी में। और जीन थेरेपी में हमने पढ़ा था कि जिसमें एडिनोसाइन डी अमाइनेज नहीं होता उस पर्सन को एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम है SID, SCID, सीवियर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी। तो नेचुरली बात है इट इज़ अ डिजीज दैट इज रिलेटेड टू डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, पहला ही ऑप्शन इसका। पार्किंसन ये होता है कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, डाइजेस्टिव का कोई दूर भी इसका तुक नहीं।
और एडिसन हमने पढ़ा हुआ है एड्रिनल ग्लैंड में। ठीक, तो चलिए स्पिंस्टर ऑफ ओडाई, ये क्लास 11th का क्वेश्चन। तो स्पिंस्टर ऑफ ओडाई कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो बच्चे वैसे तो ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त मुझे लग रहा है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एनी हो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम डिस्कस करेंगे इसे। स्पिंस्टर ऑफ ओडाई जो है बेसिकली ये प्रेजेंट होता है जब जहाँ आपके दो ग्लैंड जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एक तो आपका लीवर, दूसरा पैनक्रियास। तो आपकी हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट जब ड्यूोडेनम में ओपन हो रही होती है ना, तो वहाँ जाके आपका जो स्पिंस्टर बनता है उसे हम बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। तो इसका आराम से जो ऑप्शन है वो है जंक्शन ऑफ इसका जो आराम से है वो है जंक्शन ऑफ हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट एंड ड्यूोडेनम, दैट इज सेकंड नंबर। तो ये इवन आप YouTube का जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है आप उसमें भी आराम से देख सकते हो। इतना सिंपल तरीके के नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं और मुझे समझ नहीं आती फिर भी क्यों बच्चे जो है वो यहाँ पे गलती कर देते हैं। बेहद सिंपल था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग, कि कौन सी स्टेटमेंट हिस्टोन की गलत है। ये आपने DNA जिन्होंने पढ़ा हुआ है 12th की बॉटनी में शायद ये कंटेंट होगा, क्योंकि zoology में DNA नहीं है। तो हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। हिस्टोन जो है वो 8 यूनिट मॉलिक्यूल के मिलने से बना हुआ है। द pH ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक। हिस्टोन आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनिन। हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट आएगी बच्चे वो नंबर 2 आएगी, क्योंकि हिस्टोन जो है वो एसिडिक नहीं होते। देखो थर्ड में ही लिखा हुआ है लाइसिन एंड अर्जिनिन रिच, तो वो बेसिक होते हैं अमीनो एसिड, है ना। तो आपका जो ऑप्शन है जो राइट आंसर इसमें बनता है, ठीक, वो है द pH ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक। बेहद सिंपल क्वेश्चन था आपका ये वाला। तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये मैच है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, ये 12th क्लास के बच्चों ने पढ़ा हुआ है ये। तो यहाँ पे नाम दिए हुए डिजीज़ के और आगे दिए हैं उसके कॉजेटिव एजेंट। फ्लेरेसिस, फ्लेरेसिस की वजह से एक डिजीज़ होती है जिसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। अगर 12th वाले बच्चों को याद होगा, हमने क्लास में पढ़ा था, बुचेरिया बैनक्रफ्टाई की वजह से ये होता है। अमीबियासिस जो होता है ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। निमोनिया हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। और रिंग वार्म जो है ट्राइकोफाइटिन की वजह से होता है। तो ये जैसे मैंने इनके आंसर दे ही दिए हुए हैं, बेस्ड ऑन डैट आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आएगा। मतलब ए के साथ थर्ड वाला, जैसे मैंने ए के साथ थर्ड वाला बोला, तो देखिए आप चारों क्वेश्चन में देखिए नंबर 2 में ही है, वैसा कुछ है नहीं, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एनीहू देखिए अमीबियासिस जो था वो फोर्थ वाला, तो बी के साथ फोर्थ, ठीक, और थर्ड के साथ फर्स्ट, और फोर्थ के साथ क्या आएगा आपका ये जो सेकंड वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट था। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल जो है वो डबलिंग करता है, अपनी डुप्लीकेशन करता है, मतलब कॉपी बनाता है, कब? एस फेज में, प्रो फेज में, मेटा फेज में, या G2 फेज में। बच्चे प्रो फेज मेटा फेज तो 100% नहीं हो सकते, रह गया G2 फेज और एस फेज। अगर जो मैंने सेल साइकिल आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, इवन जो वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने उसे ध्यान से देखा होगा ना, तो आप एक क्लिक में बोल दोगे कि इसका आंसर जो है वो एस फेज है। क्योंकि एस फेज में DNA की डुप्लीकेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर, और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होती है। तो ये मैंने अपने जो खुद के वीडियो बनाया उसमें भी ये बताया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आप देख के 1 मिनट में क्लिक करके आप एस फेज को टिक कर सकते हो। फिर आता है बेंडल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू। बच्चे बेंडल डिजीजेस होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, और ये क्लास 12th वालों को पढ़ाया हुआ है। देखिए इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। यूजिंग स्टीराइल नीडल, स्टीराइल नीडल मतलब कि जो नीडल जहाँ तो हमने उसे बॉयल करके ठीक किया हो, उसमें कंटेमिनेशन ना हो, वो वाली। ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस,
किसिंग एंड इनहेरिटेंस। चूँकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यहाँ सेक्स से कंसर्निंग कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो एक से दूसरे में कैसे फैलेगी? वो तभी फैल सकती है जब आप नीडल गलत यूज़ करो, लेकिन ये तो डिसइंफेक्टेड नीडल है। ऑब्वियसली बात है, अगर वो वाला पेशेंट जिसे HIV वगैरह हो रखा है उसके ब्लड को ट्रांसफ़र किया जाए, और या फिर HIV पेशेंट में जो फीटस होता है वो प्रोन टू डिजीज़ होता है, क्योंकि माँ के गर्भ का ब्लड जो है वो उसे सेम डिजीज़ काज कर सकता है। तो ये किसिंग से या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बाया जीन नहीं जाता। तो इसका जो सही आंसर है वो पार्ट बी एंड सी पार्ट इसका बनता है, नॉट एनी अदर जो कंपोनेंट। दैट इज़ आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो वैलिड है, बाकी सब इनवैलिड इसके ऑप्शन है। सिंपल है, आपने 12th में पढ़ा भी है, प्रोवाइडेड आप उस क्वेश्चन की नॉलेज को यहाँ पे यूटिलाइज करें तो आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन? कौन सा एंजाइम है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर सकता है? तो ये ब्लड कोगुलेशन में आपने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, तो सोचिए आराम से, क्योंकि ये बेहद बार मैंने वहाँ पे रिपीट किया हुआ है। तो देखिए बच्चे, हम 4th ऑप्शन से शुरू करें तो थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। एपिनेफ्रिन जो होता है वो एड्रीनलाइन हार्मोन होता है जो कि एड्रीनल मेडुला प्रोड्यूस करता है। रेनिन जो है वो किडनी में प्रोड्यूस होता है, मोर एप्रोप्रिएटली जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस ऑफ द किडनी। थ्रोम्बिन यही करेक्ट आंसर है, बिकॉज यही है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है एंड दैट अल्टीमेटली पेव द वे फॉर ब्लड कोगुलेशन। तो ये 11th के बच्चों के लिए क्वेश्चन था, बिकॉज हमने रिसेंटली ये पढ़ा भी था और ये नीट के पेपर में आया भी हुआ है। आपको याद होगा मैंने जब भी कोई वीडियो अपलोड किया तो मैं हमेशा ये कहता था कि मैं ट्राई करता हूँ इन वीडियो में वो वाले क्वेश्चन को इनकलकेट कर दूं जो नीट में आ चुके हैं या जिनकी फिजिबिलिटी है, क्योंकि नीट का पेपर तो मैं डालता ही नहीं, लेकिन मतलब इस लेवल के वो क्वेश्चन आ सकते हैं।